वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरी मिसलिनियस सीरीज़ में, जहां आज मैं आपके साथ नया टॉपिक जो लेके आया हूं वो है पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। अब आप बोलेंगे ये टॉपिक तो पहले से पढ़ा हुआ है, इसीलिए प्रिसाइसली मैं आपके साथ इस एक्ट की वो चीज़ें लेके आया हूँ जो बच्चा अक्सर नहीं पढ़ता है और वहाँ से क्वेश्चन भी फंस सकता है। और अगर वहाँ से क्वेश्चन फंसा तो सिर्फ वही बच्चे उस बात का जवाब दे पाएंगे जिसने पर्टिकुलरली वो चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे आर्टिकल 243 के बेसिक्स जो आर्टिकल 243 ए से लेके आर्टिकल 243 ओ तक हैं, फाइन। फिर वो 29 मैटर्स जिसकी बार बार बात होती है पर वो कोई डिस्कस नहीं करता, ना ही कोई ये आर्टिकल डिस्कस करता है ना ही कोई वो मैटर्स डिस्कस करता है। पर अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज से क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसका आप जवाब कैसे देंगे मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। बाकी पंचायती राज एक्ट बेसिकली जो बेसिस है उसके वो तो सबने पढ़ ही रखे हैं। जैसे कि आप सबको पता है पंचायती राज एक्ट कब आया था या सबसे पहले कमेटी कौन सी थी जो ये एक्ट लाई थी, तो वो बलवंत राय मेहता जी कमेटी थी। दैट इज़ 1957 में वो आई थी। उसके हिसाब से पंचायत समिति जिला परिषद करके ऐसे 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था हमारी पंचायत को, फाइन। और सबसे पहले जो इस कमेटी को फॉलो किया गया था राजस्थान के द्वारा 2 साल बाद 1959 में। राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट थी, फाइन। इसी तरह से उसके बाद अशोक मेहता जी कमेटी आई थी जिन्होंने 3 की बजाय 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमारे पूरे विलेज को और अपने कुछ रिकमेंडेशंस बताई थी। तो ये बेसिक चीज़ें जैसे जो भी पंचायती राज एक्ट में ये सबको ही पता है, लेकिन आइए आज कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ते हैं, फाइन। तो आपके सामने है पंचायती एक्ट राज 1989। पहली ही बात मैं ये लेके आया हूँ कि जो विलेज पंचायत हैं इंडिया में इवन 1992 से पहले भी चलती थी, पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कुछ वीकनेसेस, फाइन। वो वीकनेस क्या थी? एक तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कम मिलती थी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, और दूसरी बात ये थी कि रेगुलर इलेक्शंस नहीं किए जाते थे। तो इससे क्या होता था, जो वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी की उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी ही ज़्यादा कम थी। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स एंड वीमेन। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज एंड स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात थी, दैट इज़ द रूट बेसिस ऑफ पंचायती राज एक्ट, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया गया? ये एक्ट लाया गया एंड इट इज़ कॉल्ड एज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। इस एक्ट को दोनों हाउसेस से कब पास किया गया? दैट इज इट केम इनटू फोर्स इन 24 अप्रैल 1993, फाइन। अब इस एक्ट ने क्या क्या किया? पार्ट 9th ऐड करवा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद 11th शेड्यूल ऐड करवा दिया, आर्टिकल 243 ऐड करवा दिया। अब उसके अलावा कुछ 29 मैटर्स ऐड करवा दिए। आज हम इसी पे फोकस करने वाले हैं कि क्या है ये आर्टिकल 243 ए टू ओ, ए टू जेड में म्यूनसिपैलिटीज भी आ जाती हैं। आज हम सिर्फ पंचायत को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आर्टिकल 243 ए टू 243 ओ plus all those 29 matters will be discussed in this lecture। तो स्टार्ट करते हैं सीधा हम आर्टिकल 243 A to O। सबसे पहले आर्टिकल 243 A क्या बोलता है? खुद में बताता है कि ग्राम सभा है क्या है। ग्राम सभा के मीनिंग क्या है? ग्राम सभा खुद में ये जो वर्ड है ये खुद में ही आर्टिकल क्या है? 243 A क्या है? 243 A। ग्राम सभा which may exercise such powers and perform such functions at the village level as the legislature of the state may by law provide, fine। Second is article 243B। मैंने आपको बता दिया 243A से लेके O तक, मतलब 1 से लेके 15 तक सारे के सारे पंचायत के हैं, और उसके बाद P से लेके Z तक सारे के सारे म्यूनसिपैलिटीज़ की। इसमें कुछ
स्किप भी किए हैं, जिसकी वजह से ZA, ZB, ZC ऐसे भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ A से O ही पढ़ने हैं, हम उसी पे फोकस करेंगे। A हम पढ़ चुके हैं। B कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, मतलब कि जो दिस शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट लेवल इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉर्डेड विद द प्रोविंस ऑफ पार्ट, मतलब कि जो पंचायत है हमें उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, इंटरमीडिएट लेवल पे भी और विलेज लेवल पे भी, इन तीनों लेवल्स पे क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। इसकी वजह से ज़रूरत ये है कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो ये है आर्टिकल 243B, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। फाइन। आर्टिकल 243C क्या कहता है? ये कहता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत। कंपोजिशन मतलब इसमें कौन 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 आएगा और वो कैसे आएगा। फाइन। कैसे आएगा? द कंपोजिशन ऑफ पंचायत बाय एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ, मतलब कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो वोटिंग के थ्रू इलेक्ट हुए होंगे, वो क्या बनेंगे? हमारे मेंबर बनेंगे पंचायत के। इसीलिए वहां से होगी हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। तो आपको आर्टिकल का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत बिलोंग्स टू पर्टिकुलरली आर्टिकल 243 सब पार्ट, विच सब पार्ट? तो आप लिखेंगे इट इज 243C। वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 243D। डी से मतलब है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो हमने अपने पंचायत में स्पेशली कुछ सीट्स को रिजर्व किया हुआ है। वो प्रोमिनेंटली किस किस के लिए किया हुआ है? मैं सब कुछ अपनी स्लाइड पे लेके आया हूँ। शेड्यूल कास्ट्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वीमेन के लिए। और किसके लिए? वीमेन के लिए, दैट इज द शेड्यूल ट्राइब्स, द शेड्यूल कास्ट्स, and not less than 1/3 of the total number of seats reserved shall be reserved for women. So 1/3 of total seats would always remain reserved for women, will always remain reserved for women. तो रिजर्वेशन की बात कौन कर रहा है? वो बात कर रहा है आर्टिकल 243D। फाइन। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 243E। ई से मतलब है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत का मतलब कि क्या पंचायत की ड्यूरेशन है। जैसे हमारे लोकसभा की जैसे ड्यूरेशन 5 साल रहती है या राज्यसभा की 6 साल रहती है और फिर भी वो चलती रहती है, वैसे ही पंचायत की ड्यूरेशन कितनी होने वाली है? जस्ट इक्विवेलेंट टू द लोकसभा ड्यूरेशन, दैट इज फॉर 5 years. Under certain circumstances can be extended, but overall the duration would always be 5 years. तो 243E ने क्या बताया? E ने बताया कि ये ड्यूरेशन कितनी है, कितनी देर तक पंचायत बॉडी, एक बॉडी कितनी देर तक एग्जिस्ट करेगी नए इलेक्शन से पहले। इसका मतलब फ्रेश इलेक्शन हमेशा माना जाएगा कि 5 साल के बाद ही होंगे। ओके। उसके बाद आर्टिकल 243F। F से मतलब है डिसक्वालिफिकेशन। फाइन। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का मतलब अगर कोई मेंबर किसी वजह से डिसक्वालीफाई होता है या पंचायत के मेंबर से उसका नाम हटा दिया जाता है, तो वो जो भी काम होएगा वो अगर हमने करना होगा या पंचायत में करना होगा तो वो किसके थ्रू किया जाएगा? वो किया जाएगा आर्टिकल 243F के थ्रू, है ना। चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो अदर इलेक्टेड मेंबर्स हों, सबके पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं कि कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक अगर कोई एब्सेंट है बिना बताए पंचायत में, तो देयर इज अ प्रोविजन दैट ही कैन बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ पंचायत। तो दैट डिसक्वालिफिकेशन बिलोंग्स टू आर्टिकल 243F। फाइन। फिर आर्टिकल 243G है। G से है मतलब इनका पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। तो पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कैसे फंक्शन करेगी और उसके पास कौन सी कितनी पावर्स हैं उस कस्बे के लिए, उस विलेज के लिए, वो सब कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आर्टिकल 243G। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 243H। H से मेरा मतलब है कि अब पंचायत को ये हक भी दिया होता है कि वो चाहें तो टैक्स लगा सकते हैं सर्टेन एलिमेंट्स पे। कोर पंचायत पढ़ोगे तो समझ आएगा कि अगर हमने गांव में कोई बुचर हाउस खोलना है या जो जहाँ पे मुर्गे बिकते हैं, बकरे बिकते हैं काट के, अगर वो खोलना है तो सरपंच चाहे तो उन पे टैक्स लगा सकता है। गांव में ट्रैक्टर रखने वालों पे भी टैक्स लगाया जा सकता है और गांव में सिनेमा खोलने के लिए भी टैक्स लगाया जा सकता है।
जो टैक्स लगाया जाता है सरपंच के थ्रू और कलेक्ट किया जाता है फिर इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू या मेंबर्स सो एलोकेटेड। मोटा मोटा बताऊं तो इसका मतलब कि कुछ टैक्सेस हमारे विलेज में भी अलाउड होते हैं जो हम पे इम्पोज किए जा सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, हद हो गई तो 100 रुपये। ये सब डिफाइंड ऑलरेडी किए हुए हैं हमारे आर्टिकल्स में कि ट्रैक्टर रखने के कितने पैसे देने पड़ेंगे, बुचर हाउस खोलने के कितने पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप मूवी वाला थिएटर चला रहे हो गाँव में तो उसका कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको सरपंच में। ये जो सारा टैक्स है फिर ये उनकी फंडिंग में जाता है, बाद में हमारे ही काम आता है बेशक, लेकिन द टैक्स कैन बी इम्पोज्ड। तो इन दैट केस व्हेन द टैक्स नीड्स टू बी इम्पोज्ड फॉर ए पर्टिकुलर थिंग देन इट विल बी इम्पोज्ड बाय यूजिंग द आर्टिकल 243H। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि गांव में सरपंच ने कोई टैक्स लगा दिया, बुचर हाउस पे टैक्स लगा दिया कि अगर बुचिंग करनी है भाई तो 10 रुपये देने पड़ेंगे 1 महीने के या 1 साल के, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द चॉइस ऑफ सरपंच, फाइन, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रूल्स ऑफ द बुक। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये कौन से आर्टिकल से आया है, इसका मतलब 243H से आया, फाइन। नेक्स्ट आता है 243I। आई है हमारा फाइनेंस कमीशन फॉर द पंचायत। तो पंचायत का जितना भी फाइनेंस का पैसों का लेना देना है, रेवेन्यू है, फाइनेंस में जो जो काम होते हैं वो किसके अंडर आते हैं पंचायत में, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 243I। नेक्स्ट इज 243J। जे लुक्स फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। तो जो भी पंचायत के अकाउंट संभालते हैं या अकाउंट का लेना देना जितना भी होता है पंचायत में, ऑल कम्स अंडर द आर्टिकल 243J। वैसे ही आर्टिकल 243 के जब भी पंचायत में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्शंस रेगुलर इलेक्शंस हों 5 साल वाले, चाहे वो इलेक्शन हो कि सरपंच को सपोज बाहर निकाल दिया किसी रीज़न से और फ्रेश इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं 6 महीने के अंदर अंदर फिर से नया सरपंच बनाने के लिए, दोनों ही केसेस में आर्टिकल कौन सा यूज़ होएगा, कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जाएगा, दैट वुड बी आर्टिकल 243K। सो K हेयर स्टैंड्स फॉर इलेक्शंस। आपको याद रखना है कि K इलेक्शंस के लिए है, G पावर्स के लिए है, F डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, H टैक्सेस के लिए है। ये सब आपको दिमाग में याद रखना है क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको JKSSB में। चलते हैं आगे है आर्टिकल 243I। तो आर्टिकल 243 कहता है कि अब यही पंचायत अगर हमें यूटी में एक्सटेंड करनी है तो उसके लिए क्या रूल्स या सब रूल्स हैं। तो इसका मतलब जो भी एप्लीकेशन होएगी पंचायत की पार्ट 9 की एक यूटी के लिए, वो किसके अंडर आएंगे, 243I के अंडर आएंगे। फाइन, इतना आपको समझ आ गया। चलते हैं आगे। आई के बाद आर्टिकल आता है आर्टिकल 243M। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे पंचायती राज को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन ट्राइबल राइट्स में भी और सर्टेन राइट्स ऑफ दैट एरिया। मोस्टली इट हैपन्स इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। फाइन, आप समझ ही गए होंगे ट्राइब्स या ट्राइबल कंटेंट या हमारा ट्राइबल जो ये है ट्राइबल लोग हैं ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ वाले साइड पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। तो कभी कभी उन एरियाज़ में पंचायती राज लागू नहीं होता, तभी उसके लिए जो हमने बनाया है आर्टिकल 243M says that exclusion of application of part 9 to certain areas. That area may be protected area, that area might belong to a tribal group। और आपको मैं बता दूं 1996 पीसा एक्ट के थ्रू जहां आर्टिकल 243 नहीं भी लगता ना, वहां भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ दें कि अगर किसी सर्टेन एरिया में पंचायती राज नहीं लग रहा ड्यू टू सर्टेन, जिसे फिर भी हमें उसे वहां लगाना है, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे या एक्ट यूज करेंगे, दैट वुड बी पीसा एक्ट ऑफ 1996। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, पीसा PESA। फाइन, आप चेक करिएगा इसे। वैसे ही ये 243M क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एक्सक्लूजन है एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 9 की,
कुछ सर्टेन एरियाज के लिए, ये किसके अंडर आता है? ये आता है 243M के अंडर। अब 243N क्या कहता है? कहता है कि जो कंटिन्यू करने हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं पंचायत के, वो एरियाज में कंटिन्यू किए जाएंगे, मतलब वैसे ही चलते रहेंगे। तो उसके लिए मतलब सेम लॉज फिर से अप्लाई करने हो तो हम किसको यूज़ करेंगे? 243N को यूज़ करेंगे। और फाइनली आर्टिकल 243O, दैट इज 15th पार्ट ऑफ 243 आर्टिकल। फाइन, O स्टैंड्स फॉर 15। सो आर्टिकल 243O क्या कहता है कि कोर्ट्स की इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती ज़्यादा। तो आर्टिकल 243O क्या कहता है? O ये कहता है कि सपोज हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन कर दी है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन हो गई है तो उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बार है। मोर ओवर, अगर आपने अलॉटमेंट कर दी है सीट्स किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो आप उसके बाद उस मैटर को लेके भी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब फॉर बोथ दीज टू मैटर्स दैट इज रिलेटेड to K means elections, I already told you, elections of the पंचायत, पहली बात। और दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अलॉटमेंट को लेके, उनकी सीट्स की अलॉटमेंट को लेके आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने इस बार को यूज़ करना है जो आपको कोर्ट्स में पहुंचने से रोकेगा या फिर प्रिवेंट करेगा एक पंचायत को, वो कौन सा आर्टिकल फॉलो होएगा? वो होएगा आर्टिकल 243O। O means bar to the interference by courts, that is एक्सेप्शन दी गई है कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए कि वो उन बातों को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। वो किस में आता है? वो आता है हमारा 243O को लेके। फाइन, चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है 29 मैटर्स इन पंचायत। फाइन, अब ये क्या है? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 29 फंक्शनल आइटम्स, जो किसके परव्यू में है? जो पंचायत के परव्यू में है। अब ये क्या क्या है आपको एक बार बस ये नज़र से निकाल लें, सो दैट अगर आपको ऐसा ही पूछ लें कि फलाना 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 क्या इसमें आता है या नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन कैसे बना था एक बार JKSSB में? सपोज ये 4 पार्ट थे, उन्होंने 3 पार्ट तो यही दे दिए, एक अपने से दे दिया और बोला बताओ कौन सा इन 29 मैटर्स में नहीं आता। इसलिए ये भी नज़रों से निकालना बड़ा ज़रूरी था और 243 आर्टिकल को भी नज़रों से निकालना बड़ा ज़रूरी था, तभी मैं आपके साथ ये दोनों चीज़ें आज लेके आया था। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से 29 मैटर्स हैं। पहला है एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चरल यूजेस एक्सटेंशंस। फाइन। दूसरा है लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। फिर माइनर इरीगेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, सोशल फॉरेस्ट्री है। उसके बाद माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं, खादी है, रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, फ्यूल एंड फॉडर भी इसमें आता है, रोड्स ब्रिजेस को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी इसमें आता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात भी यहीं कही गई है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात भी की गई है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात भी की गई है, खासकर ये एलिवेशन प्रोग्राम्स गाँव में ही रहते हैं हमारे। फिर एजुकेशन की बात, दोनों एजुकेशन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्कूल्स की बात की गई है। टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन की बात भी की गई है, जैसे स्किल इंडिया में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गांव में। टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया। अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात भी की गई है, लाइब्रेरीज की बात भी की गई है, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात भी की गई है, मार्केट्स एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द रिटार्डेड दैट इज हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो है उनका सोशल वेलफेयर देखना है, ये वाली बात भी इन मैटर्स में की गई है। मोर ओवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात भी इसमें की गई है। ठीक है, ये जो बैंकिंग वाला सिस्टम होता है कि सारा का सारा बैंक से रिलेट हो गया, सब कुछ जो भी होगा ऑनलाइन होगा या बैंक में, उसकी एक झलक दिखेगी कि आप ना तो कोई फ्रॉड हो सके और साथ ही साथ आपके अकाउंट का पूरा ब्यौरा साफ हो सके या सामने आ सके। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? PDS सिस्टम। तो आपने देखा कैसे हमने पढ़ा कि आर्टिकल जो है, जो एक्ट है 1989 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात करता है, उसमें वीकनेसेस ये थी कि फाइनेंस की कमी थी और दूसरी वीकनेस ये थी कि उसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी वीमेन को, शेड्यूल कास्टेज या शेड्यूल ट्राइब को।
उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट की 1992 में, जिसने 9th शेड्यूल ऐड किया जो पंचायत की बात करता है। उसी में 243 आर्टिकल को ऐड किया गया जो आर्टिकल ए से आर्टिकल ओ तक स्टैंड करता है 243। उसी में 29 मैटर्स की बात की गई और पर्टिकुलरली उनके बीच में हमने पढ़े सारे के सारे आर्टिकल्स, दैट इज़ 243A टू 243O, जिसमें हमने A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O तक पढ़ा। और फिर 29 मैटर्स को भी एक बार देख लिया हमने कि अगर कल को पेपर में मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर मैटर पंचायत के 29 मैटर्स में आता था, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये आता था या नहीं आता था। यहाँ से मेरा क्वेश्चन बन सकता है। तो फाइनली जो रिजल्ट था 73rd अमेंडमेंट का, वो क्या हुआ, जैसे ही हमारी पास हुआ ये 73rd अमेंडमेंट, इसने हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्रूव कर दिया पंचायत में और स्ट्रॉन्ग बना दिया हायरार्की में भी और फाइनेंशियली भी। फाइन। दूसरी बात करता है कि अब ये जो अच्छी चीज़ हो गई, इसको रेगुलर सेलिब्रेट करने के लिए या इसके लिए और रिफॉर्म्स लाने के लिए साल दर साल हमने क्या किया, हमने 24 अप्रैल को डिसाइड किया कि हर साल हम क्या मनाएंगे, दैट इज नेशनल पंचायती राज डे। फाइन। और ये सब 2010 में हमारी सेंटर ने डिसाइड किया। अब इन सब चीज़ों के बाद इसका कोर रिजल्ट ये हुआ कि आज हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है, फॉर्मलाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, हर स्टेट के गाँव में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे चीज़ों को कैसे बांटा हुआ है। सबसे पहले ग्राम पंचायत में जो विलेज लेवल पे हैं, फिर मंडल परिषद या जिसको पंचायत समिति भी बोलते हैं एट द ब्लॉक लेवल, दैट इज ब्लॉक समिति, एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अब ये एक डिफाइंड हायरार्की हमारे पास पंचायती राज सिस्टम की आ चुकी है, जहाँ इस हायरार्की को हम क्या करते हैं अपने फॉर्मलाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में पंचायती राज सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि पैसे का ब्यौरा भी पता चलता रहे, कैसे कहाँ लग रहा है, एलिवेशंस, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएं और मेरे सारे के सारे गांव की मुसीबतें, गांव के कोर सेक्टर्स इसमें कवर हो जाएं। फाइन। तो इसके साथ हमने आज इसके रिजल्ट्स भी पढ़ लिए कि क्या रिजल्ट हुए, क्या फ़ायदे हुए एक्चुअली 73rd अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फाइन। और इसमें मेन 29 मैटर्स कौन से थे ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइन। और इसमें जो आर्टिकल बेसिकली 243 आर्टिकल एग्जिस्ट करता था, उस आर्टिकल के सब पार्ट्स एक्चुअली क्या कहना चाहते थे, ठीक है, 243A to O। तो इसके साथ आज की ये क्लास ख़त्म होती है। ये छोटा सा ऐसे ही मैं लेक्चर लेके आया था, मेरा मोटो ये था इस लेक्चर को लेके आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मैं आपके लिए एक MCQ सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ जहाँ पे हम कम से कम 600-700 MCQs करने वाले हैं। तो अगर MCQs में आपको क्वेश्चन ही आ जाए ये वाला कि बताइए कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के लिए आर्टिकल 243 का कौन सा पार्ट है, A, B, F या D, देन यू मस्ट नो दैट डिसक्वालिफिकेशन कम्स अंडर आर्टिकल 243F। लाइकवाइज अगर आपको पूछ लें कि सरपंच ने गांव में कोई टैक्स लगाना है, तो वो टैक्स वो पंचायती राज एक्ट के 243 आर्टिकल के कौन से सब पार्ट को यूज करके लगाएगा, H, I, J, K, L, M, कोई भी ऑप्शन आपको आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मेरा ऑप्शन आंसर क्या है, दैट वुड बी H। वैसे ही आपको मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रूरल हाउसिंग जो पंचायती राज एक्ट में आ रहे हैं, और एक और मैं करवा दूँ कि काउ बेदिंग, अगर चौथा ये ऐड कर दूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि काउ बेदिंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ 29 मैटर्स, देयरफॉर इन ऑर्डर टू fully do all those MCQs, ऑलरेडी आपने ये तो पढ़ा ही हुआ पंचायती राज एक्ट क्या होता है। इसमें आपने हल्का पंचायत, वार्ड, माजली सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा कि कहाँ कौन सी कमेटी ने क्या क्या इंप्लीमेंट करने के लिए बोला इंडिया में, और पर्टिकुलरली J&K में कहाँ पे क्या हुआ। 7 से कम नहीं, 11 से ज़्यादा मीटिंग्स नहीं कर सकते, और भी कई छोटी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। पर जो बातें रहती थी वो भी मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो अब मैं आने वाली अपनी MCQ सीरीज़ में इसके रिगार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसके जवाब भी दें और अपने आप को इसी बहाने प्रिपेयर कर लें मेरी पूरी MCQ सीरीज़ के लिए। तो इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर।